अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 59। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मैंने अपने दोस्तों और साथियों को बताया कि आज शाम को मेरा और प्रिंसेस इंदिरा का बाकायदा अक़द हो रहा है। सब इस बात पर खुश हुए। राना सफदर, विक्रम, ठाकुर अजीत सिंह और रघु राय हमारे लगन के बारे में पहले ही जानते और इस बात से आगाह थे कि शरी महाराज लगन मान चुके हैं। खास तौर से राना सफदर को अक़द की खबर सुनकर बेहद खुशी हुई। बेख्तियार मुझसे लिपट गया और सरगोशी के लहजे में बोला, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब मैंने पहली बार आप दोनों का आमना सामना कराया तो दिल में महसूस किया था कि प्रिंसेस इंदिरा सिर्फ आपके लिए पैदा की गई है। हम दोनों डाक बंगले के सेल में निकल आए। मैं राना सफदर का ममनून था। प्रिंसेस इंदिरा से मुलाकात उसी ने कराई। मेरे निशाने और ज़ाती औसाफ की तारीफ करके उसे शिकार की तरगीब दी और अपने साथ शिकार पार्टी में ले आया था। उसने मुझे भी प्रिंसेस के सामने एक रईसज़ादे के बजाय नवाबजादा बल्कि प्रिंस बनाकर पेश किया था। गोया शुरू ही से कोशिश करता रहा कि हम एक दूसरे को पसंद कर लें और ये बात हैरत अंगेज थी। मैंने इस दिलचस्पी की वजह पूछी तो कहने लगा, मैं इसकी वजह नहीं जानता, बस किसी गैबी ताकत ने मजबूर कर दिया था कि मैं प्रिंसेस इंदिरा को शिकार की दावत दूँ और आपसे मुलाकात कराऊँ। वो मुझ पर हमेशा एतमाद करती रही है। मेरे साथ आ गई। मैं समझता हूँ विष्णु मंदिर में जो कुछ हुआ था वो भी किसी गैबी ताकत के इशारे पर हुआ और मेरी गवाही के बाद शरी महाराज ने आप दोनों का लगन मान लिया तो इसमें भी कुदरत की कोई तदबीर काम कर रही थी। वरना राजस्थान में राजकुमारों और ठाकुरों की कमी नहीं जो प्रिंसेस के तलबगार थे। मुझे तो यूँ लगता है आसमान की किताब पर प्रिंसेस इंदिरा आपके नाम लिखती गई थी। राना सफदर यही समझता था, तकदीर की किताब पर जो कुछ लिख दिया जाता है वो कभी नहीं मिटता। न सिर्फ हमारा सफ़र बल्कि मेरा और प्रिंसेस इंदिरा का रिश्ता तकदीर का एक अटल फैसला था जिसके लिए इसने सारे सामान खुद मुहैया किए और फैसले का मकसद गालिबन यह था कि हम दोनों मिलकर एक मिशन पूरा करें। राना कहने लगा, आप दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। हम दोनों चंद्रबंसी और सूरजबंसी खानदानों से तल्लुक रखते हैं। इस तरह मैंने चांद सूरज की जोड़ी को मायने बना दिए। ये बात राना सफदर को बहुत पसंद आई। अब ये बातों में मसरूफ थे कि डूबा साईं को शेर की तरफ आते देख कर मैं इसके तरफ मुतवज्जो हो गया। अभी वो कुछ दूर था कि मैंने पूछा, क्यों डूबा? तुम्हारे साथियों में से कोई सफर पर जाने के लिए तैयार हुआ? उसने मायूस कुन खबर सुनाई, नहीं साहिब, कोई भी जाने को नहीं मानता। तुम बड़ा खर्चा बढ़ा देते डूबा। तब भी कोई नहीं माना। सब यही बोलते हैं। जो लोग 15 बरस पहले उधर को गए थे उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया, सब मर खप गए। डूबा ने यह बताकर मजीद मायूस कर दिया कि जिन पांखू, कोहली, संथाली और कुकी मजदूरों ने अब्बू की पार्टी में शामिल होकर अनजाने ओगट रास्तों का सफर किया था वो बरस 1.5 बरस के बाद भी वापस ना आ सके तो उनके घरों में बड़ा सोग हुआ था। औरतों ने बैन डाले थे और कबीलों में उनके मरने का बड़ा चर्चा हुआ था। जिन पर साइंसों ने अनदेखे अनजाने रास्तों पर जाना छोड़ दिया। अब कोई मजदूर तिब्बत के शुमाल मशरकी इलाके की तरफ सफर नहीं करता। वार बर्दारी के जानवरों और मजदूरों के बगैर इस इलाके का सफर न सिर्फ कठिन बल्कि नामुमकिन था और सफर भी 1-2 दिन का नहीं, हफ्तों का। मुझे ख्याल आया इन हालात में शायद डूबा खुद भी हमारे साथ न जा सके। मैंने पूछा, अपने बारे में क्या कहते हो? तुम भी चलोगे या नहीं? साहिब, मैंने अपने बारे में बोल दिया था कि साथ चलूंगा। डूबा वचन देता है तो पूरा करता है। फिर आप बड़े साहिब के पोते हैं जो हुक्म देके मेरे को इनकार नहीं। जब कोई साथ जाने को राजी नहीं तो क्या होगा? तुम जेदों में जाकर दूसरे साइसों से बात करो, वहां भी कोई नहीं मानेगा साहिब। मजदूर बौद्ध यात्रियों के साथ लिहाजा तक जाते हैं, आगे नहीं जाते। फिर मियाँ बादशाह ने मुझे तुम्हारे पास किस लिए भेजा है? ये बात डूबा को परेशान कर गई। कहने लगा, इधर बस कुकी कबीले के लोग ऐसे हैं जो ओघट रास्तों का सफर से नहीं डरते। हो सकता है कोई ज्यादा भाड़े के लालच में साथ जाने पर राजी हो जाए, मगर कुकी लोग भरोसे के नहीं होते। फिर भी आप बोले तो मैं जाकर उनसे बात करूं। कुकी कबीले के नाम पर मैं चौंक गया। गारों के शहर की मुहिम में कुकी सरदार ही अब्बू की पार्टी के लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बना और कलारा आंटी को बहकाने और इसे अगवा करने में कोशा रहा था। मेरे साथ भी एक हसीन और जवान राजकुमारी थी। अगरचे पूरी तरह मुसल्ला और अपनी हिफाजत कर सकते थे, फिर भी कुकी लोगों की वारदात का तरीका बड़ा मुख्तलिफ होता है और इनका साथ खतरे से खाली ना था। मगर हालात की सूरत के पेश नजर और कोई चारा भी नहीं था। अचानक ख्याल आया, सोंगा मोंगा भी कुकी और अब्बू के बेहतरीन वफादार और जानिसार थे। डूबा से पूछा, कुकी कबीला यहाँ से कितनी दूर है? आने जाने में 1-2 दिन लग जाते हैं। फिर तुम आज ही चले जाओ और जाकर उनसे बात करो। डूबा उसी वक्त जाने पर तैयार हो गया ताकि कल वापस आ जाए। वो पलट रहा था कि सरकारी प्यादा मुझसे रुखसत होने आ गया। वो आसामी साइसों के साथ जेदू वापस जा रहा था जो हमारा सामान लेकर डाक बंगले तक आए थे, क्योंकि यहाँ से हमें सफर के लिए बारबरदारी के घोड़ों, खच्चरों और साइसों को बंदोबस्त खुद करना था। उसने बताया कि वो प्रिंसेस से वापसी की इजाजत ले आया है। मैंने भी शुक्रिया के साथ उसे रुखसत कर दिया और कुछ इनाम भी दिया।
वो इनाम पाकर बड़ा खुश हुआ और सलाम करता हुआ चला गया। राना सफदर इस बात से बड़ा परेशान नजर आ रहा था कि आसामी साइस उनकी पार्टी के साथ शुमाल मशरिकी तिब्बत का सफर करने पर तैयार नहीं, क्योंकि 15 बरस पहले जो पार्टी उधर गई थी वो लौट कर ना आ सकी और आसाम की नीम वैशी सरहदी कबीले भी न जानते थे कि पार्टी पर क्या बीती। अपनी ज़ईफुल एतकादी के बाइस वही समझते थे कि किसी सरदार भूत ने गुस्से और क्रोध में सब लोगों को पटक दिया होगा और उनकी रूहें हवाओं की तरह रोती कराहती वीरानों में भटक रही होंगी। इसलिए कोई मजदूर साइस नई पार्टी के साथ जाने पर तैयार नहीं। राना ने अपने खदशे का इजहार किया, अगर साइस न मिले तो सफर कैसे होगा। फिर सामान लादने के लिए हम घोड़ों और खच्चर खरीदेंगे और डूबा के अलावा दुग्गल, क्रियापा और बोधी साइसों का काम भी करेंगे। मेरे ज़हन में आखिरी तरकीब यही थी। अभी राना सफदर के साथ सफर के बारे में बातें कर रहा था कि प्रिंसेस इंदिरा को अपने दोनों मुहाफिजों के हमरा आते देखा और हैरान सा रह गया। उसने खाकी बरजस के साथ घुटनों तक फुल बूट पहन रखे थे। हमें सेन में देखकर ठटकी, फिर करीब आकर मुझसे मुखातिब हुई, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता राना सफदर बोला, अभी से आपने ढूंढना भी शुरू कर दिया। वो राना की खुश तबीयत पर मुस्कुराई, जीवन साथी को ढूंढना ही पड़ता है राना। मगर ढूंढ क्यों रही थी? मैंने पूछा। वादी की सैर करना चाहती हूँ, सोचा तुम भी साथ चलते, रास्ते में फिसलन होगी, कहीं पाँव रपट गया तो। उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, इसीलिए तो तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ कि पाँव रपट गया तो मुझे थाम लेना। आसमान पर बादलों ने छावनी डाल रखी थी, मगर बरसने का अंदेशा नहीं था। रात कई घंटे मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे आसपास के पर्वत धुलकर निखर गए थे। छदरे जंगल की छतरीदार दरख्तों और अनारों के घने बाग का रंग कुछ गहरा सब्ज लग रहा था। चश्मा जो शुमाली पर्वत से उतरता जंगल से गुजरता, अनारों के दरमियान बहता और टीले के साथ आबी कोस बनाता जनूब की तरफ निकल गया था। बरसाती पानी से किनारों तक उछला पड़ता था। नशेबी हिस्सों और गड़ों में पानी भर गया था और बादलों से ढके आसमान के नीचे डाक बंगले से भीगी वादी का हर मंजर बड़ा दिलकश दिखाई दे रहा था। नागा टीले के करीब ही कहीं 303 का धमाका हुआ, जिस पर हम सब चौंक गए। 303 की फौजी राइफल सिर्फ सरदार हरनाम सिंह के पास थी और उसी ने किसी पर फायर किया था, मगर किस पर फायर किया था यही देखने हम सब डाक बंगले के फाटक की तरफ लपके। फिर खमदार रास्ते के साथ साथ नीचे उतरने लगे। अभी थोड़ी दूर गए थे कि टीले के खमदार नशेबी रास्ते पर सरदार हरनाम सिंह कंधे पर राइफल लटकाए सूबेदार खुदादाद खान के साथ आता दिखाई दिया। उनके पीछे दुग्गल और क्रियापा ने मोटी लकड़ी पर काले रंग का एक बहुत बड़ा मुर्दा सांप उठा रखा था, जो 10-11 फीट से कम तवील ना होगा। हम वहीं रुक गए। फौरन ही मुर्दा सांप उठाए हमारे पास पहुंच गए। मैंने देखते ही पहचान लिया, वही काला नाग था जो रात प्रिंसेस इंदिरा के कमरे में घुस आया और छपर कट पर चढ़ के बैठ गया था। हरनाम सिंह आते ही बताने लगा, हम सैर सपाटा करके आ रहे थे, जब नाले का पुल लंघ कर ऊपर चढ़ने लगे तो अपा की नजर ऐस काले नाग पर पड़ गई। ए सोरा झाड़ियों में लुकता छुपता टिब्बे पर चढ़ रहा था। आपा ने सोचा ये डाक बंगले में घुस गया तो किसी साथी को डांग लेगा। फौरन निशाना बन के फैर खींचा और एसको फुड़का देता। यह बताकर वो प्रिंसेस इंदिरा की तरफ देखने लगा, क्यों सरकार, आपने ठीक किया है ना? बड़ा जहरी नाग था, ऊपर चढ़ के किधर आपके कमरे में घुस जाता तो कम खराब हो जाना था। मैंने देखा इंदिरा मुर्दा नाग को देखकर कुछ परेशान हो गई। चेहरे की बदली बदली रंगत दिल का भेद खोल रही थी कि इसे नाग के मरने का सदमा हुआ। कहने लगी, जब नाग ने तुम पर हमला नहीं किया तो तुमने गोली क्यों चलाई? इसने आपा पर हमला तो बेशक नहीं किया, पर वैरी को हमला करने से पहले ही फुड़का देना चाहिए। फिर जैसे वो प्रिंसेस इंदिरा को समझाने लगा, सरकार, सापो मोट तो नारी का वैरी है। सुनिया है बीबी हवा को इस सोरे ने वरगलाया था, वरना आपा भी आज कनक दी था भिजता दे फल खा रहे होते। इंदिरा ने मजीद कुछ नहीं कहा और अपने दिल को दुख को खामोशी में लपेट लिया, मगर उसने या मैंने किसी को यह नहीं बताया कि यही सांप रात इंदिरा के बिस्तर पर था। मुझे एक बात हैरान कर रही थी, तुम इसे ऊपर क्यों उठा लाए? आपको दिखाना था साहब जी। फिर इसकी कुंज भी लोनी है, क्या करोगे? सुनिया है काले नाग की कुंज बड़े काम आती है। काला नाग बड़ा जहरीला होता है और मरे हुए सांप का जहर भी चढ़ जाता है। तुसी घबराओ नहीं साहिब जी, आपा ने इसका सारा जहर थल्ले ही काट देता था। प्रिंसेस इंदिरा यकलख पलटी और फाटक की तरफ वापिस हो ली। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। तुम वादी की सैर करना चाहती थी, अब नहीं करना चाहती। लगता है तुम्हें नाग देवता के मरने का दुख हुआ। रात तुमने देखा नहीं कितना सुंदर नाग था? ऐसे नाग तो पालते हैं लोग, मगर सांप कैसा भी हो नारी और मर्द का दुश्मन है। मैंने देखा सिर्फ हम दोनों फाटक में दाखिल हुए। बॉडीगार्ड हमारे पीछे नहीं आए थे। शायद इंदिरा ने इन्हें इशारा कर दिया या दोनों खुद ही समझ गए थे कि हम कोई प्राइवेट बात करना चाहते हैं और सैर का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो चुका है। इंदिरा का रुख अपने कमरे की तरफ था। मैंने सांप की रवायती दुश्मनी की बात की तो उसने खफकी की नजर से मुझे देखा और पूछा, रात में मेरे बिस्तर पर चढ़ाया था, मगर उसने मुझसे
ये तुमसे कोई दुश्मनी की? मैं दंग सा रह गया और वो बोली, मैंने नाक की आंखों में आंखें डालकर देखा तो मुझसे दब गया था। इसे समझाया कि मेरा बिस्तर छोड़ दे और चला जाए। हालांकि मैं इसे पकड़ना चाहती थी और वो भी शायद मुझसे मायूस हो रहा था, मगर तुमसे मिलाप के जोश में उसे कमरे से निकाल दिया। रात वो चला गया और दिन को फिर मेरे ही पास आ रहा था कि हरनाम सिंह ने इसे गोली मार दी। वो ऐसी उदास और बुझी बुझी सी थी जैसे हरनाम सिंह ने उसके किसी अजीज पर गोली चलाई हो। बरामदे में चलते चलते अचानक रुक गई। तुम्हें बताऊं मैं सैर के लिए क्यों निकली थी? फिर खुद ही बताने लगी। मैंने सोचा था नाग टीले के आसपास ही कहीं रहता होगा। मैं उसे अनारों के बाग में ढूंढना चाहती थी। किस लिए? मैंने ताज्जुब से पूछा। दोस्ती करनी चाहती थी उससे। सांप से दोस्ती? मैं इस बात को नहीं मानती कि सांप आदमी को यूं ही डस लेता है। अगर उस पर हमला न किया जाए तो वो भी नहीं काटता। प्रेम के मंत्र से सांप को राम किया जा सकता है। वो जिससे दोस्ती करे इसकी रक्षा करता है। और नाग तो वैसे भी प्रेम करने वाला था। यह कहकर वो अपने कमरे की तरफ चलने लगी और यक लख्त नाग का जिक्र छोड़ दिया, बात बदल दी। मैंने ठाकुर अजीत सिंह को सब कुछ बता दिया है। वो अकद में मेरा गार्डियन होगा। कमरे में दाखिल होने लगी तो मैं बाहर रुक गया। पलटकर बोली, आओ ना, अब अकद के बाद ही आऊंगा तुम्हारे कमरे में। उसने मुस्कुराती नजरों से देखा, दरवाजा भीड़ दिया और आहिस्ते से बोली, तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा दिन को भी खुला है, रात को भी खुला होगा। मैं पलटा और वापस फाटक की तरफ चलने लगा। राणा सफदर के समझाने पर सरदार हरनाम सिंह ने नाक की कैंचली उतारने का इरादा तर्क कर दिया था और दोनों नेपाली उसे कहीं दफन करने के लिए फिर नीचे ले गए थे। मुझे वापस आते देखकर हरनाम सिंह फौरन मेरी तरफ टपका और दोनों हाथ जोड़कर बोला, साहिब जी विदाई हो। सुनिया है आज शामा वेले राजकुमारी जी से आपका लगन शगन हो रहा है। लगन तो पहले ही हो गया सरदार जी, आज शगन हो रहा है। वाह गुरु करे शगन अच्छा हो। इस असना में राणा सफदर और दूसरे लोग भी करीब आ गए और सरदार हरनाम सिंह ने ब्याह की दावत को पुरतकल्लुफ बनाने के लिए शिकार की तजवीज पेश की। नेपाली चौकीदार से पता चला कि पश्चिम की तरफ 2-3 कोस पर एक जंगल और कभी कभार वहां कोई शिकारा मिल जाता है। इस इत्तला के साथ ही राणा सफदर विक्रम और सरदार हरनाम सिंह उसी वक्त शिकार के लिए निकल खड़े हुए और दोपहर को एक हिरन शिकार करके लौटे। इस तरह ब्याह की दावत का सामान मुहैया हो गया। शाम को सब लोग मेरे और प्रोफेसर असलम के मुश्तरका कमरे में जमा हुए। प्रिंसेस इंदिरा राजस्थान की राजकुमारियों की तरह सुर्ख बनारसी साड़ी पहनकर और हार श्रृंगार करके ठाकुर अजीत सिंह के साथ नमूदार हुई। वो हुस्न और जमाल की मुकम्मल तस्वीर मालूम होती थी। मेरे शफीक को मोहतरम उस्ताद ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और एक कागज पर जो निकाहनामे का काम दे रहा था, मेरे, प्रिंसेस इंदिरा, ठाकुर अजीत सिंह, राणा सफदर और सूबेदार खुदादाद खान के दस्तखत करा लिए थे। मौखिर उस जिक्र दोनों मेरी तरफ से गवाह थे। प्रोफेसर ने सबसे पहले इस अक़द का पस मंजर पेश किया। विष्णु मंदिर में होने वाले लगन के बारे में बताया जिसे शरी महाराज साहिब ने मान लिया था और ऐलान किया कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लामी तरीक पर अक़द होगा। फिर प्रिंसेस इंदिरा की ख्वाहिश के मुताबिक फेरे होंगे और ये अक़द 2 मजहबों और 2 तहजीबों की मुकामी करेगा। ऐलान के बाद प्रोफेसर ने इस्लामी रिवाज के मुताबिक 1 लाख रुपए हक महर के इवज मेरा और प्रिंसेस इंदिरा का निकाह पढ़ाया, जो सफर से वापसी पर दुल्हन को अदा कर दिए जाएंगे। उन दिनों 1 लाख आज के करोड़ रुपए के बराबर थे। प्रिंसेस इंदिरा की तरफ से ठाकुर अजीत सिंह ने बतौर वली इस रिश्ते की मंजूरी दी और मैंने प्रिंसेस को कबूल किया, जिसके बाद रस्मी तौर पर दुआ हुई। हमारे हिंदू, सिख और बौद्ध साथी भी दुआ में शरीक हुए। फिर मेरे और प्रिंसेस इंदिरा के फेरे हुए। ठाकुर अजीत सिंह ने शरी महाराज की तरफ से कन्या दान किया। इस तरह यह दोहरी रस्म खत्म हो गई। अब राजस्थान की सुंदर राजकुमारी बाकायदा मेरी दुल्हन बन गई थी। हम सब ने इकट्ठे मिलकर खाना खाया और दावत से फारिग होकर जब मैं अपने दुल्हन का हाथ थामे कमरा उर्सी की तरफ जा रहा था, सरदार हरनाम सिंह ने हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़ा हो गया। साहिब जी, एक विनती है। बोलो, क्या है? तुसी जानते हो कि ब्याह शादी पर कोई मौज मेला भी होता है, कुछ नशा पानी भी चलता है। ऐसे मौका पर आपा दा मुंह भी कोड़ा होना चाहिए। मैं हंस दिया। सरदार जी, यहाँ शराब तो नहीं मिल सकती? मिल सकती है साहिब जी। चौकीदार ने विलायती माल लुका के रखा हुआ है, आप उसको ऑर्डर कर देंगे तो आपा दा काम बन जाएगा। पर मेरे नाल हो 3-4 साथी होंगे। प्रिंसेस इंदिरा ने कुछ नोट निकालकर हरनाम सिंह की तरफ बढ़ा दिए। ये लो सरदार जी, चौकीदार से कह दो कि साहिब ने ऑर्डर दे दिया है, जाकर अपना मौज मेला करो। हरनाम सिंह ने नोट पकड़े। सद सरिये काल, जो बोले सोने हाल का नारा लगाता चला गया और मैं अंदर इंदिरा के साथ इस अलिफ लैलवी कमरे में दाखिल हुआ जहां छपरखट हमारा मुंतजिर था। कितनी अजीब बात थी, कल यही कमरा था, यही छपरकट था, मगर ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं हो सकी थी और आज रात उसी कमरे में उसी छपरकट पर वो मेरी बाकायदा दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे और निगार अम्मी के ख्वाब में जब आंधी के हाथ से जाम गिरकर टूट गया था, तब इसे दूसरा जाम भरने का हुक्म दिया था।
गोया दूसरी कोशिश या दूसरी रात कामयाबी की रात थी। मैं नहीं जानता छपरकट वाले ख्वाब की यही सीन ताबीर थी या इसका कोई दूसरा मतलब भी था। बहरहाल पर्वतों से घिरी सुंदर वादी के डाक बंगले में वो रात किसी ख्वाबी की तरह सहरन आफरीन और जज्बात अंगेज थी। गारों के शहर से वापसी पर अबू ने भी क्लारा आंटी के साथ डाक बंगले में हनीमून मनाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर बर्फ का तूफान इन्हें वीरान मंदिर ले गया। मैंने इंदिरा का हाथ पकड़ लिया। पहले तोहफे के तौर पर उसे हीरे की अंगूठी पहनाई और बताया, जो अंगूठी अदा को पहनाई थी ये उससे बढ़िया है और वो निगार अम्मी की खरीद थी और ये मेरी खरीद है। अगर अदा के लिए भी मैं वही अंगूठी खरीदता तो इससे बढ़िया होती। अंगूठी मैंने लाहौर से खरीदी थी। वो अंगूठी देखने लगी और मैं कैरोसिन लैंप की रोशनी में उसके बेपना हुस्न और हसीन सरापा का नजारा करने लगा। उस रात पहली बार मैंने उसे मेकअप में देखा। उसने सुंदर मुखड़े पर गुलाबी गुलाल मला था, सुमंदरी घुंघी तरह बंद और इंतहाई खूबसूरत होंठों पर विलायती सुर्खी लगाई थी। मोटी मोटी जादूगर आंखों में काजल डाला था, माथे पर सुर्ख बिंदिया लगाई थी, मांग में सिंदूर भरा था, कानों में आवेजे, गले में लॉकेट, कलाइयों में तलाई चूड़ियां पहनी थी। ये सारे जेवर झिलमिल झिलमिल करते उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। गालों के पास बिखरे बिखरे काकुल चेहरे की दिलकशी और खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। कंधों पर लहराते रेशमी बाल सावन की घटाओं की तरह झूम रहे थे। खूबी और खूबसूरती में वो अपनी मिसाल आप थी। शिकारी इंदिरा हुस्न जमाल और बहारो शबाब की देवी में ढल गई थी। वो राजस्थान की नारियों में सबसे सुंदर और हिरनियों के झुंड में सबसे खूबसूरत हिरनी थी। पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि प्रिंसेस इंदिरा की सूरत में मैंने राजस्थान की एक अनमोल शय हासिल कर ली है। आदमी को किसी चीज की अहमियत और कदर कीमत का सही अंदाजा उसी वक्त होता है जब इसे खोए या खो देने के बाद दोबारा हासिल कर ले। मैंने प्रिंसेस इंदिरा को एक ही दिन में खो भी दिया और हासिल भी कर लिया था। इसी एक दिन में इसकी बहुत सी खूबसूरतियां मुझ पर आश्कार हुई थी। मैं इसके राजपूती हुस्न और राजस्थानी अदाओं का नजारा कर रहा था, वो खुद अपना नजारा करा रही थी। एक एक अंग समेत मेरी नजरों के तलारस में तल रही थी ताकि मैं उसे अच्छी तरह देख लूं, जांच लूं, परख लूं और जान लूं। वो छपरकट पर बैठी अपना नजारा दिखा रही थी और मुझे भी देख रही थी। जिस तरह मैं उस सरापा जमाल राजकुमारी के दीदार में गुम था, उसी तरह वो मेरे डेल डोल को अपनी निगाहों में तोल रही थी। वो भी चुप थी, मैं भी खामोश था, सिर्फ आंखें बोल रही थी, नजरें गुफ्तगू कर रही थी। मैंने पहली बार इसकी आंखों की भाषा पढ़ी और वो भाषा ये कह रही थी, तुमने 1 लाख रुपए हक महर ठहराया, मगर देख लिया ना, मैं अनमोल हूँ। इसके बावजूद तुम सिर्फ 32 रुपए हक महर के एवज में मुझे हासिल कर सकते थे। मैं किसी मोल तोल के बगैर ही तुम्हारे पास आना चाहती थी, क्योंकि विष्णु भगवान की सौगात हूँ और भगवान ने ये सुंदर सौगात सिर्फ तुम्हें भेंट की है। राजस्थान का कोई राजा, कोई ठाकुर मुझे हासिल नहीं कर सका। मैं हैरान था, ये भाषा इसकी आंखें बोल रही थी और यह मेरा मन बोल रहा है। हिंदू नारी हक महर के तस्वुर से ना आशना है। वो जहेज से लदी फदी जाए तो पति कबूल करता है, वरना सारी उम्र ताने सहती और अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। न जाने इंदिरा ने हक महर को क्या समझा। कई साथी इसी तरह चुपचाप बीत गई। कल हमें इसी खामोशी में गुजर गए। वो मुंतजिर थी कि मैं कुछ कहूँ या उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, और मैं सोच रहा था कहीं ये तो नहीं समझ रही थी कि मैंने 1 लाख रुपये उसका सौदा किया है। नहीं मालूम यह खामोशी कब तक रही। आखिर उसके खूबसूरत होंठों को जुम्बश हुई और आहिस्ता से बोली, क्या चुप का बर्त रख कर आए हो? कुछ बोलोगे नहीं? आज तुम्हारे हुस्न का रोब कुछ बोले नहीं दे रहा। क्या इतनी सुंदर हूं मैं? लगता है सारे राजस्थान की खूबसूरती तुम्हारे जात में उतर आई है। अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई। क्या तुम्हें मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ? सोच रहा हूँ तुम्हें औरत समझूं या देवी? बड़ी अदा से मुस्कुराई। जो जी में आए समझ लेना, मगर ये तो बताओ आज से तुम क्या कहलवाना पसंद करोगे, स्वामी या सरताज? मैं हंस दिया। अरे ये तुम क्या सोचने लगी? सोच रही हिंदू नारी अपने पति को स्वामी और मुसलमान औरतें सरताज कहती हैं, मगर मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम क्या सुनना पसंद करोगे? तुम क्या कहना चाहती हो? जो तुम्हें अच्छा लगे ये बताओ। मर्द औरत के नाम किससे रखे जाते हैं पुकारने के लिए? फिर मुझे मेरे नाम से पुकारो। खुश होकर बोली, तुमने मेरे मन की कही। पति पत्नी में प्रेम हो तो एक दूसरे के नाम भी मीठे लगते हैं। जैसे इंदिरा बड़ा मीठा नाम है, मगर शरी महाज को आजकल यही नाम कुछ कड़वा लग रहा है। मैं चौंक सा गया। क्यों? मैंने उनका कहा जो नहीं माना। फिर मेरी परेशानी को भांप कर मुस्कुराने लगी। मगर तुम क्यों परेशान होते हो? मैं इतनी कड़वी नहीं कि मुझे थूक दें। प्यार भी बहुत करते हैं मेरे साथ। मैं फिर उसे देखने लगा। अचानक मुझे लिबास का ख्याल आया। आज तुमने बदरे मुनीर वाला लिबास क्यों नहीं पहना? वो तुम्हारे सपने का पहनावा था। कल रात इसलिए पहना कि तुमसे मिलाप होगा, मगर आज अपना लिबास पहना है। क्या तुम्हें इस लिबास में अच्छी नहीं लगी? तुम हर लिबास में अच्छी लगती हो, कुर्ते पजामे में भी, शर्ट पतलून में भी, साड़ी ब्लाउज में भी। लिबास तुम्हारी जीनत नहीं, तुम लिबास की जीनत हो। ये कहकर मैं अपने हाथ बढ़ाया तो वो शाखे बहार की तरह झूमकर करीब तर आ गई। मैं इंदिरा से प्यार जरूर करता और उसे न सिर्फ कुदरत की एक हसीन सौगात बल्कि अपनी जरूरत समझता था। शिकार के दौरान विष्णु मंदिर में हमारे लगन भी हो गया था, मगर मैं उसकी अहमियत को समझ न सका, क्योंकि वो सब कुछ महज इत्तफाकी था। इसलिए कि एक रात जब वो शहजादी बदरे मुनीर के रूप में मुझे छबरकट पर ले आई तो मैंने उसके सामने मामले की सीधी सादी सूरत रखी
कि मेरा उसका अक़द हो जाए तो मिलाप होगा। वो मान गई और हम अक़द के मरहले से गुजरकर फिर छपरकट पर आ गए। अब मेरे दिलो दिमाग के दरमियान कोई कश्मकश नहीं थी, बुराई का कोई अंदेशा और वसवसा नहीं था। टेढ़े रास्ते पर ठोकर खाने और मंजिल से भटक जाने का खतरा होता है। मैंने सीधी राह इख्तियार की थी। प्रिंसेस इंदिरा अब मेरी थी। मेरी रवाफती उसे और बेचैन किए दे रही थी। यक लख्त वो कसमस आकर मेरी गिरफ्त से निकली और तजुब से पूछने लगी, तुम लोग नारियों को हक महर क्यों देते हो? खुदा का हुक्म है अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर अदा करो। ये औरत की ज़ोजियत का सिला, ये हक होता है। नारी का मोल अदा करते हो? मोल नहीं, ये उसकी हक के ज़ोजियत की अदायगी है। हक महर से औरत को यह एहसास होता है कि वो सिर्फ मर्द की ज़ात में नहीं, उसकी ज़िंदगी और दौलत में भी शरीक हो रही है। वो सोचते सोचते मुस्कुराने लगी और मैंने अपने अंदेशे का इजहार किया। शायद ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तुम लोग नारी का हक तो देते हो, उसका मोल तो लगाते हो। मैं खुश हूं कि तुमने मेरा मोल लगाया और मोल अच्छा लगाया है। मैं उसकी खुशी तो महसूस कर रहा था, मगर यह न समझ सका कि बार बार मोल का जिक्र करती है। खुद ही बताने लगी, हमारे समाज में मोल लड़के का लगता है और वो लड़की को जहेज समेत हाँक कर ले जाता है। घर वालों को लड़की की फिक्र कम और जहेज का लालच ज्यादा होता है। अगर मैं किसी राजा या ठाकुर से ब्याही जाती तो वो जहेज में किसी ताल्लुके, परगने या सोने चांदी की मांग जरूर करता, मगर तुमने ये भी नहीं पूछा कि मुझे श्री महाराज की तरफ से आगे मिली है या कुछ और भी मिला है। उल्टा मेरा मोल लगाया और 1 लाख रुपया हक महर बांध कर मेरा मान बढ़ाया। आज पता चला कि मैं तुम्हारी नजरों में कितनी मोल रखती हूँ। बार बार मोल का नाम लेती हूँ। तुम्हें अपना मोल अच्छा लगता है? अच्छा लगता है जब भी तो नाम लेती हूँ। नारी का मोल लगे तो उसे अपनी कदर मालूम होती है। पति भी रिस्पेक्ट करता है कि बड़ी महंगी और नर्मल है। सच पूछो तो मोल के बिना नारी को कोड़ी की नहीं होती। वो ये बात हंसी मजाक में नहीं कह रही थी, फिर वाकई बड़ी खुश थी कि नारी का मोल या मुआवजा या हक के ज़ोजियत मिलना चाहिए और उसे ये हक मिल रहा था। फिर अचानक एक और सवाल किया, क्या नारी का मोल कोई दूसरा भी ले सकता है? औरत चाहे तो उसके माँ बाप भी हक महर की रकम वसूल कर सकते हैं। वो कुछ सोचने लगी, दो पल सोचती रही, आखिर बोली, मेरे मोल की रकम श्री महाराज को अदा कर देना। ये कहकर इसने अपनी बाहों की माला मेरे गले में डाल दी।